हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। आज जो बेटा हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसेंशियल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए और कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लास्ट में हम समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन देयर ऑफ, यानी कंसेप्ट क्या होता है ऑफर का, एक्सेप्टेंस का, क्या रूल्स हैं कम्युनिकेशंस के और रिवोकेशन के। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं चैप्टर के ओवरव्यू में। कॉन्ट्रैक्ट को हमने तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया। फर्स्ट इज एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज एग्रीमेंट एंड सेकंड इज एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। एग्रीमेंट को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है जो डिफाइन करता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर की फिर चार कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर, इसेंशियल ऑफ ए प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बेटा चैप्टर को समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हम चलेंगे थोड़ा रिवर्स में, यानी पहले हम समझेंगे ऑफर को, एक्सेप्टेंस को, फिर उसके बाद अग्रीमेंट को, एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ को, और लास्ट में समझेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट को। आते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन में। तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में आया था जब हमारे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स ने ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया था और 1 सितंबर 1872 को ये इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता था 266 सेक्शंस को। फर्स्ट से लेके 75 तक आते हैं जनरल प्रोविजन, सेक्शन 76 से 123 तक आता है सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजन, सेक्शन 124 से 147 आइडेमनिटी एंड गारंटी के प्रोविजन, सेक्शन 148 से 181 तक बेलमेंट एंड प्लेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 182 से 238 तक एजेंसी के प्रोविजन एंड सेक्शन 239 से 266 तक पार्टनरशिप के प्रोविजन। तो ये 266 सेक्शन हुआ करते थे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट 1930 में क्या हुआ, सेक्शन 76 से लेके 123 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिया गया और उसके लिए अलग बना एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सिमिलरली 1932 में सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 266 तक भी रिमूव कर दिए गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से और बना दिया गया एक नया एक्ट जो कहलाया पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलिए बेटे समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट इज प्रपोजल, ये सारी चीजें समझते हैं। तो समझते हैं इन अबव टर्म्स को एक एग्जांपल के थ्रू। दो पर्सन है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास है एक पुराना मोबाइल हैंडसेट जो बेचना चाहता है वो 20,000 रुपए में। मिस्टर ए जाता है मिस्टर बी के पास और पूछता है क्या वो उसका मोबाइल फोन खरीदना चाहेगा 20,000 रुपए में। मिस्टर बी बोलता है यस, यानी कि क्या दे देता है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मिलने के बाद मिस्टर बी देता है 20,000 रुपए मिस्टर ए को और बदले में ले लेता है मोबाइल फोन। अब इस पूरे एग्जाम्पल को समझते हैं। जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पूछा कि क्या वो उसका मोबाइल 20,000 रुपए में खरीदेगा तो मिस्टर ए क्या कर रहा था, मिस्टर ए दे रहा था ऑफर मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने जब दी अपनी एक्सेप्टेंस कि हाँ वो उसका मोबाइल खरीद लेगा तो ये क्या बनी, प्रॉमिस, सेक्शन 2B में कवर हो गया। 20,000 रुपए क्या थे, वो थी कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बनती है, एग्रीमेंट। ये था हमारा सेक्शन 2E तक। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहलाते हैं। तो बेटा एग्रीमेंट के साथ जब आ जाती है लीगल एनफोर्सिबिलिटी तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अब समझते हैं पूरी टर्म्स को डिटेल में। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। आइए करते हैं हमारा सेक्शन 2A ऑफर और प्रपोजल।
डेफिनेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है सेक्शन 2A? बताता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस जाहिर करता है किसी दूसरे पर्सन को टू डू कुछ करने के लिए और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग और कुछ ना करने के लिए with a view to obtaining the assent of that यानी अदर पर्सन, इस व्यू के साथ कि वो अदर पर्सन की एसेंट यानी स्वीकृति ले लेगा। टू डू सच एक्ट और एब्सटेंस यानी उस एक्ट को करने के लिए या ना करने के लिए ही सेट टू मेक ए प्रपोजल। उस केस में वो जो फर्स्ट पर्सन है वो प्रपोजल बना रहा है, ऑफर दे रहा है। एनालिसिस पढ़ते हैं अबव डेफिनेशन का। इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरी, यानी जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो क्या कहलाता है? प्रोमिसर या ऑफरर। द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है वो कहलाता है ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसी और एक्सेप्टर, और जो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है? वो प्रोमिसी और एक्सेप्टर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. यानी जब भी आप ऑफर दे रहे हैं तो उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए कुछ करने की या कुछ ना करने की, उसमें जाहिर होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। Mere expression of willingness does not constitute an offer. सिंपली अपनी इच्छा जाहिर कर देना ऑफर नहीं कहलाता। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी से बोलता है कि वो 2017 के एंड तक शादी कर लेगा, तो इस केस में ये ऑफर नहीं माना जाएगा। अगर ए बी से पूछता कि क्या बी उससे शादी करेगी, तो इस केस में ये ऑफर बन जाता। ठीक है बेटा, समझ आ गया मेयर एक्सप्रेशन का मतलब। नेक्स्ट, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। टू डू जो है वो कहलाता है पॉजिटिव एक्ट यानी कुछ करना, पॉजिटिव एक्ट, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग यानी कुछ ना करना, नॉट डूइंग, वो कहलाता है नेगेटिव एक्ट। लेते हैं एक एग्जाम्पल। A offer to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing. एक पर्सन है A जो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है 3 लाख रुपए में B को, तो ये हुआ बेटा एक्ट ऑफ डूइंग ऑफर। यानी A पूछता है क्या आप मेरी कार 3 लाख रुपए में खरीदेंगे, कुछ करने के लिए ऑफर दे रहा है। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। A के पास कार है, B के पास है स्कूटर। ए की गाड़ी का और बी के स्कूटर का हो जाता है एक्सीडेंट। बी ए को बोलता है कि मुझे हर्जाना दो, मेरे स्कूटर को रिपेयर कराओ, नहीं तो मैं कोर्ट में जा रहा हूं। तो उस केस में ए बी को ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे स्कूटर का खर्चा उठाने को तैयार हूं, लेकिन तुम, एक शर्त है, कोर्ट में मत जाना। तो इस केस में बी को जो ऑफर दिया जा रहा है वो नॉट टू डू समथिंग उसके लिए दिया जा रहा है, कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी, यानी जो ऑफर आप दे रहे हैं उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए, सामने वाला जो पर्सन है उसकी आप एसेंट ले सके, उसकी स्वीकृति ले सके। तो ये 4 पॉइंट थे ऑफर के। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशन अगर हम ऑफर का करें तो ऑफर को क्लासिफाई किया जा सकता है जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर भी बोलते हैं स्पेशल ऑफर को, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग और ओपनिंग और काउंटिंग ऑफर। अब इन ऑफर्स के टाइप को एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। वो ऑफर जो पूरी पब्लिक, आमतौर पर आम जनता को दे दिया जाता है। हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, यानी उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और जो ऑफर की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। इसका एक फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। ये केस आया था 1893 में। In terms of Section 8 of the Act, anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer. Section 8 of Indian Contract Act बोलता है कि जिस पर्सन ने ऑफर की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्ट किया है, ऑफर की कंडीशन के साथ कंप्लाई किया है, तो ये माना जाएगा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है।
Until the journal offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. जब तक ये ऑफर विड्रॉ नहीं किया जाता है तब तक कोई भी पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। आइए केस के बारे में पढ़ते हैं। क्या था केस? फेमस केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी 1893 का। इस केस में हुआ क्या था बेटे? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था और बोला था कि हमारी जो स्मोक बॉल्स हैं अगर उन्हें कोई भी पर्सन खाएगा तो उसके बाद उन्हें इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन केस किसी पर्सन को अगर हमारी स्मोक बॉल्स खाने के बाद इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड्स रिवॉर्ड देगी। एक लेडी थे मिसेस कार्लिल, उन्होंने वो स्मोक बॉल खरीदी और जैसी डायरेक्शंस दी हुई थी स्मोक बॉल्स को यूज करने की उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया, लेकिन उन्हें बाद में इन्फ्लुएंजा हो गया। इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो लेडी कार्लिल हैं उन्हें 100 पाउंड मिलने चाहिए। नेक्स्ट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इस केस में क्या हुआ था बेटा? जो गौरीदत्त थे उनके नेफ्यू जो थे वो मिसिंग थे। गौरीदत्त ने अपने सर्वेंट लालमन एल और गौरीदत्त को हम बोलते हैं जी ने जब अपने सर्वेंट को मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेजा तो उसके बाद में अनाउंस कर दिया उन्होंने एक रिवॉर्ड कि जो भी उनके नेफ्यू को ढूंढेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। एल ट्रेस द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट। एल ने बच्चे को ट्रेस कर लिया बट उन्हें इस रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता था। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट। बाद में एल को पता चलता है कि जी ने रिवॉर्ड जो है वो अनाउंस किया था तो वो क्लेम करते हैं अपना, लेकिन ये अवार्ड उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि उन्हें ऑफर की कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, जनरल ऑफर का समझ आया। नेक्स्ट इज बेटा स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या होते हैं? व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन असर्टेन पर्सन, यानी जब एक ऑफर किसी निश्चित पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द स्पेसिफाइड पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड। स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? केवल और केवल वो पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, A offers to sell his car to B at a certain cost. A ऑफर देता है B को कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूं एक निश्चित राशि के लिए। तो इस केस में A ने ऑफर किसे दिया है? सिर्फ और सिर्फ B को दिया है। तो ये ऑफर बन जाएगा स्पेसिफिक ऑफर। नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होते हैं? When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offer. यानी जब दो पार्टीज एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर देती है इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर, यानी उन्हें नहीं पता होता कि वो एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दे रही हैं, तो वो बन जाते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर जो है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते क्योंकि उसमें मिसिंग फैक्टर होता है जो वो होती है एक्सेप्टेंस। क्रॉस ऑफर का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए और सेकंड पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर ए एक लेटर लिखते हैं मिस्टर बी को कि वो उनसे साइकिल खरीदना चाहते हैं 5000 पर बाइसिकल। दूसरे हैंड पर मिस्टर बी भी एक लेटर लिखते हैं मिस्टर ए को, वो अपनी 100 बाइसिकल्स मिस्टर ए को बेचना चाहते हैं एट द रेट ऑफ ₹5000 पर बाइसिकल। तो इस केस में दोनों ही आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं एक दूसरे को, बट दोनों को ही पता नहीं है कि वो एक दूसरे को क्या ऑफर दे रहे हैं। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जब ऑफरी ऑफर करता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ऑफरी कौन होता है? वो पर्सन जिसे ऑफर दिया जा रहा है, वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस करता है यानी कुछ चेंजेस लाता है ऑफ द ऑफर में, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, यानी वो चेंजेस कर रहा है ओरिजिनल ऑफर की कुछ कंडीशंस में। ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। उस केस में वो क्या कर रहा है? एक काउंटर ऑफर बना रहा है। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ऑफर ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर जो होता है वो ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। वो ऑफर An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time, कि वो ऑफर जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुला हुआ है वो कहलाता है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। जैसे कि टेंडर होते हैं, टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। जो टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं, टेंडर्स दिए जाते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, ये एग्जाम्पल होते हैं ओपन ऑफर का। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज इसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या इसेंशियल्स हैं? फर्स्ट इज इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ
क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। यानी ऑफर क्या होना चाहिए, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने में होना चाहिए। सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपका कोई भाई है या बहन है और वो 12th क्लास में पढ़ते हैं। आप उसे बोलते हैं कि तू अच्छे से पढ़ाई कर, अगर तू 95% मार्क्स लाया तो मैं तुझे दूंगा या दूंगी एक मोबाइल फोन। इन केस आपका जो भाई है या बहन है वो 95% मार्क्स ले आता है तो आप उसे मोबाइल फोन नहीं देते, तो क्या वो आपको कोर्ट में जाके सू कर सकता है? आंसर इज नो। इस केस में वो आपको कोर्ट में सू नहीं कर सकता। इसी पॉइंट की वो बात करता है कि जो ऑफर होने चाहिए उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। ये सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल टू बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। ए ऑफर देता है बी को कि वो उसे 100 क्विंटल्स जो है ऑयल देगा, बट इस केस में ये डिफाइन नहीं किया गया, ये डेफिनेट नहीं है कि ऑयल कौन सा है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर ऑफर ऑफरी को ही कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाता। अभी हमने केस पढ़ा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का, जिस केस में जी फॉर गौरीदत्त और एल फॉर लालमन शुक्ला। तो जी के जो नेफ्यू थे वो गुमशुदा थे और जी ने अपने सर्वेंट एल को भेजा था उन्हें ट्रेस करने के लिए। जैसे ही एल चला गया था उसके बाद में जी ने अनाउंस कर दिया था कि अगर कोई भी पर्सन उनके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस केस में एल को इस ऑफर की नॉलेज नहीं थी। बाद में एल ने उनके नेफ्यू को ट्रेस कर लिया था बट रिवॉर्ड नहीं ले पाया था क्योंकि ये ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं था एल को। ठीक है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी। यानी ऑफर जो बनना चाहिए वो इस व्यू के साथ देना चाहिए कि वो अदर पार्टी का असेंट ऑब्टेन कर सके, नॉट मेयरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। उसमें इंटेंशन टू मेकिंग एन ऑफर नहीं होना चाहिए, उसमें एसेंट को ऑब्टेन करने का व्यू होना चाहिए। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, इट मे बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस, एनईएफटी एटसेट्रा। अगर कोई पेमेंट का ऑफर दिया गया है तो उस केस में ऑफरर अपनी कंडीशन लगा सकता है कि वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा थ्रू आरटीजीएस, एनईएफटी एटसेट्रा। ओके। सिक्स्थ पॉइंट, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म्स द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में ऐसी कोई टर्म्स नहीं होनी चाहिए कि उनके नॉन कंप्लायंस से ऑफर क्या हो जाए, एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर 5000। ए बी को बोलता है कि वो उसका मोबाइल 5000 रुपए में खरीद ले, एंड इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक इट वुड बी अज्यूम दैट बी हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। और अगर बी रिप्लाई नहीं करता एक हफ्ते में तो ए मानेगा कि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ये एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। 7th पॉइंट, द ऑफर में बी ईदर स्पेसिफिक और जनरल ऑफर। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर क्या होता है। Next is offer is different from mere statement of intention, an invitation to offer, a mere communication of information, casual equity, a prospectus and advertisement। इसमें बताया गया है कि ऑफर जो होता है वो डिफरेंट होता है किससे, mere statement of intention से, invitation to offer से, communication of information, a mere communication of information, casual equity, a prospectus and advertisement। तो बारी बारी से देखते हैं डिफरेंस। फर्स्ट, an invitation to make an offer or to do business। invitation to offer होता क्या है? In case of an invitation to offer, make an offer, the person making the invitation does not make an offer। यानी invitation to offer में जो person है वो offer नहीं दे रहा है, वो simply आपको invite कर रहा है कि आप आए और उसे offer दे। For example, an advertisement for sale of goods by auction is an invitation to offer। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आना sale of goods by auction यानी ऑक्शन के थ्रू गुड्स सेल हो रहे हैं तो वो इन्विटेशन टू ऑफर माना जाएगा, ना कि ऑफर। सिमिलरली, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी इशू करते हैं अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आईपीओ के लिए, तो उस केस में वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। एक फेमस केस लो है हार्वे वर्सेस फेसिस, उसमें डिस्टिंग्विश किया गया है कि व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर एंड व्हाट इज ऑफर। हुआ क्या था, हार्वे ने फेसी को एक टेलीग्राम के थ्रू 2 क्वेश्चन पूछे थे और वो क्वेश्चन थे, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस। पहला क्वेश्चन था, क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचना चाहते हैं और टेलीग्राफ करें लोवेस्ट कैश प्राइस, कम से कम कैश प्राइस आप टेलीग्राफ करें।
तो जो फेसी था उन्होंने सिर्फ इतना टेलीग्राम किया, लोवेस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। सिर्फ एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया और बताया कि जो लोवेस्ट प्राइस है बम्पर हॉल पेन का वो है 900 पाउंड। बाद में जैसे ही टेलीग्राम का आंसर मिलता है हार्वे का, उन्होंने किया कि ठीक है हम इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन फेसी ने बेचने से मना कर दिया। हार्वे जो था उसने फेसी को कोर्ट में स्यू कर लिया कि ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद भी उन्होंने ऑफर की टर्म्स को फुलफिल नहीं किया। तो इस केस में जजमेंट आई कि क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे हार्वे की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन था कि फेसी बम्पर हॉल पेन बेचना चाहता है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन था कि कम से कम प्राइस, कैश प्राइस वो बताए। तो फेसी ने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना राइट रिजर्व रखा बेचने या ना बेचने का। जजमेंट क्या दी गई? प्रीवी काउंसिल ने जजमेंट दी कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ यानी हार्वे, और डिफेंडेंट है फेसी। प्लेंटिफ हैड आस्क टू क्वेश्चंस, प्लेंटिफ ने दो क्वेश्चंस पूछे थे। द डिफेंडेंट रिप्लाई ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन, और डिफेंडेंट ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया है बाय कोटिंग द प्राइस बट डिड नॉट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ उन्होंने प्राइस को कोट किया है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उन्होंने नहीं दिया। रिजर्व कर लिया अपने आंसर को, दे रिजर्व देयर आंसर विद रिगार्ड टू देयर विलिंगनेस टू सेल। उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर को रिजर्व कर लिया कि वो बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं। दस दे मेड नो ऑफर एट ऑल, यानी जो फेसी है उन्होंने कोई भी ऑफर नहीं दिया था। ठीक है, चलें। The same decision was followed in मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना। सेम जो अबव डिसीजन है उसी को मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना के केस में भी अप्लाई कर दिया गया था। ये दो केसेस जो हैं आप लोग होमवर्क में पढ़ लेना। 9th पॉइंट, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, या इम्प्लाइड यानी कंडक्ट के थ्रू। फॉर एन एग्जाम्पल, अ बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप ऑन द ट्रैफिक सिग्नल। जैसे ही एक गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, एक लड़का उस गाड़ी को साफ करने लगता है। विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, बिना किसी के कहने पर वो गाड़ी को साफ करने लग जाता है। इन सच सर्कमस्टांसेस एनी रीजनेबल मैन कुड गेस दैट ही एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर दिस। इसमें एक आमतौर पे ये माना जाता है कि वो बच्चा जो गाड़ी साफ कर रहा है वो किसी पैसे के लिए कर रहा है, कि उसे बाद में पैसे दिए जाएं। तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल है। 10 पॉइंट, A statement of price is not an offer। जो statement of price होती है वो ऑफर नहीं होता। For example, when a person advertise that he has stock of books to sell or house to let, यानी एक पर्सन एडवर्टीजमेंट देता है कि उसके पास कुछ किताबें हैं बेचने के लिए और एक घर है किराए पर देने के लिए, तो सिंपली इस केस में वो ऑफर नहीं दे रहा, वो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है कि आप आए मेरे पास, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं ऑफर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन टू ऑफर, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। थोड़े कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं जो बताते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, एन इन्विटेशन बाय अ कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर, यानी आईपीओज निकालती है कंपनी, आईपीओज में प्रोस्पेक्टस इशू करती है अपने, तो उन प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपने शेयर्स के बारे में बताना चाहती है, अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि आप आए हमें ऑफर दे, तो ये होता है इन्विटेशन टू ऑफर। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, दुकानों की विंडोज में अगर कुछ गुड्स रखे हैं सेल के लिए तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, एडवर्टाइजिंग आते हैं ऑक्शन सेल्स के, तो वो भी इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं, ना कि ऑफर। कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, इन केस एक पर्सन ने प्रोडक्ट देखा वेबसाइट पर और वेबसाइट पर लिखा है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, फॉर फर्दर डिटेल्स आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। उस नंबर को देख के उस पर्सन ने क्वेरी की कि ये प्रोडक्ट कितने का है, तो वहां से जब कोटेशंस आती हैं उस प्राइस की, तो ये मतलब नहीं कि वो ऑफर दिया जा रहा है, उसका मतलब ये है इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है बेटा, ये था डिफरेंस ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के बीच का। आइए बेटा क्रक्स में समझते हैं हाउ टू मेक एन ऑफर। ऑफर कैन बी मेड बाय एन एक्ट, एब्सिस्टेंस यानी एक डूइंग और नॉट टू डूइंग। एक्ट यानी कुछ करने से ऑफर किया जा सकता है या कुछ ना करने से। एक्ट में क्या आता है? वर्ड्स और कंडक्ट। एक्ट कैसे करें आप? या तो वर्ड्स के थ्रू या कंडक्ट। वर्ड्स में कैसे करें? रिटन या ओरल। रिटन में कर सकते हैं या ओरल में कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑफर। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस डिफाइन करता है सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट।
द टर्म्स एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज। क्या होती है एक्सेप्टेंस? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो पर्सन जिसे ऑफर दिया गया था, जो प्रपोजल दिया गया था, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, बोल देता है कि हाँ मुझे ऑफर मंजूर है, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब उस केस में प्रपोजल एक्सेप्ट मान लिया जाता है। प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट होता है वो प्रॉमिस बन जाता है। तो सेक्शन 2B क्या बताती है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब वो व्यक्ति जिसे ऑफर दिया गया था अपनी एसेंट देता है, अपनी स्वीकृति दे देता है, तो उस केस में ऑफर को माना जाता है एक्सेप्ट हो गया और प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस। एनालिसिस करें अबाउट डेफिनेशन का, आइए फटाफट से। When the person to whom proposal is made, for example, if A offers to sell his car to B for 20 lakh, here proposal is made to B. A ने ऑफर दिया B को कि वो अपनी गाड़ी 20 लाख में बेचना चाहता है। The person to whom proposal is made, B ने क्या किया? B in the above example signifies his assent on the person. B ने बताया कि ठीक है हाँ मैं आपकी कार खरीद लूंगा। Then we can say B he signifies his consent. इस केस में हम कहेंगे कि हाँ B ने अपनी स्वीकृति दे दी। When B has signifies his consent, we can say that proposal has been accepted. तो उस केस में proposal accept हो जाता है जब B ने अपनी स्वीकृति दे दी, और एक बार proposal accept होने के बाद वो क्या बन जाता है? Promise। ठीक है बेटा, समझ आ गया? क्लियर? नेक्स्ट,